अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम बोलियन अलजेब्रिक के कुछ लॉज को रीड आउट किया था। उसमें जो पहला लॉ था वो था कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें दो वेरिएबल्स थे या वैल्यूज़ थी और उन दोनों के दरमियान या तो एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा था या फिर और ऑपरेटर। इसके बाद जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था उसमें तीन वेरिएबल्स या तीन वैल्यूज़ थी और उन तीनों के दरमियान हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे थे, लेकिन वो दोनों लॉजिकल ऑपरेटर या तो एंड थे और या फिर और थे, यानी कि दो जगह पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए गए लेकिन दोनों सेम थे। अब जो हमारे पास बोलियन अलजेब्रिक से रिलेटेड लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी हमारे पास तीन वैल्यूज़ या तीन वेरिएबल्स होंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस मरतबा हमारे पास इनके दरमियान जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो चेंज होंगे। पहले हम एंड करेंगे फिर और अगर हम पहले और करते हैं तो फिर बाद में एंड। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरीके से सेकंड को भी आप रीड आउट कर लें, देख लें, फोकस करें। यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल शेयर की है। इसको ज़रा पहले देख लें कि 3 मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है। 3 मल्टीप्लाई ए यानी कि 3a प्लस 3b जो हम पहले करते थे, उसको भी मज़ीद मैंने इसी सिनेरियो में लिखा है कि 3 डॉट ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हमारे पास बिल्कुल वैसे जिस तरह हम लिखते थे 3a प्लस 3b, तो मैंने उसको डॉट में लिखे, मल्टीप्लिकेशन को शो किया है। तो 3 डॉट a प्लस 3 डॉट b जो तरीक़ाकार हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूज़ किया गया है, बच्चे उससे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो मैंने उसको बिल्कुल वही फॉर्म जिसमें आप परफॉर्म करते रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर एक इंटीजर है और अंदर वेरिएबल्स हैं, तो वो इंटीजर बारी बारी उन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता था। अब मैंने उस मल्टीप्लिकेशन को डॉट की सूरत में आपको वाज़ह कर दिया। तो दोबारा हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर a डॉट b प्लस सी यानी कि a मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है विद b प्लस सी से। तो क्या होगा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे स्टेटमेंट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि a पहले मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, फिर प्लस, और फिर a मल्टीप्लिकेशन करेगा c के साथ, यानी कि a डॉट b प्लस a डॉट c। जो a का डॉट वाला ऑपरेशन है वो पहले b के साथ, फिर b और c के दरमियान जो ऑपरेटर है प्लस वो आएगा, और फिर दोबारा a मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है c के साथ, और इसको कहा जाएगा a ओवर और। इसी तरीके से अगर a प्लस b किया जाता है, a प्लस बी डॉट सी किया जाता है, तब क्या होगा कि a प्लस का ऑपरेशन करेगा पहले b के साथ, फिर डॉट आएगा और दोबारा वो a प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा c के साथ, और इसको बोला जाएगा और ओवर एंड। तीन वेरिएबल्स हैं तो वही तरीक़ाकार कि तीन कॉलम बनेंगे। स्टार्ट में पहले कॉलम में 4 मरतबा f लिखें जो बेहतर तरीका है, और उसके बाद 4 मरतबा t। फिर b लिखें 2 मरतबा f, 2 मरतबा t, 2 मरतबा f और 2 मरतबा t। फिर c लिखें ft, ft, ft और ft। ये हमारे 4 कॉल जो है वो 8 आउटकम्स विद 3 कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जब हमारे कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट्स वाले एक्शन है उसको परफॉर्म करना है। जैसे हमारे पास था सिंपल b प्लस सी, उसके बाद a डॉट बी और फिर a डॉट सी। ये वो 3 एक्शन है जो ब्रैकेट के साथ हैं। अब हम क्या करेंगे कि a डॉट बी प्लस सी, जो ये 2 कॉलम है, एक a वाला और एक कॉलम है b प्लस सी वाला, इन दोनों को आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास एक कॉलम था a डॉट बी और एक कॉलम था a डॉट सी,
इन दोनों को हम आपस में और ऑपरेशन या प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जब हम देखेंगे कि ए डॉट बी प्लस सी और ए डॉट प्लस ए डॉट सी वाला जो दो कॉलम हैं हमारे पास, ये दोनों आपस में एक जैसी हैं, सेम हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक और मेथड है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ सिंपल ऐसे ही है कि कोई भी एलिमेंट जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या वैल्यू के साथ एक्शन परफॉर्म करे, एंड हो या और हो, तो वो उसकी वैल्यू को चेंज ना करे तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहलाता है कि कोई ऐसी वैल्यूज़ जो दूसरी वैल्यूज़ को चेंज ना करें वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाती हैं। अब यहाँ पर उसने क्या लिखा है, इफ़ अ वेरिएबल इज़ ओड विद अ फॉल्स द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। मैं आपको ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट करता हूँ, फिर एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फर्स्ट उसमें बोला है ए और फॉल्स इक्वल ए वेरिएबल odd with false is always equal to that variable, and a and true is equal a variable and with true is always equal to a। यहाँ पर क्या है हमारे पास कि उसने बोला है कि a अगर किसी फॉल्स वैल्यू के साथ और का ऑपरेशन करे, ऑड करे या और का ऑपरेशन करे, तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो उसी वेरिएबल a के इक्वल ही होगी। इसकी आसान सी एग्जांपल ये देख लें कि अगर हम a प्लस ज़ीरो करवाते हैं तो वो ज़ीरो आएगा, और अगर हम a की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तब भी वो ज़ीरो आएगा, अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं तब भी हमारे पास 1 आएगा। आप अगर फोकस करें तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो वही आंसर आए हैं जो हमारी a की वैल्यूज़ हैं। a की वैल्यू 0 है तो जब उसमें ज़ीरो ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास 0। a की वैल्यू 1 है तो जब उसमें ज़ीरो ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। जो ज़ीरो है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है जो a की वैल्यू में ऐड होने से यानी कि और होने से उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता। उन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि a विद और एंड विद फॉल्स वैल्यू या a ओड विद फॉल्स। ठीक, जब a को फॉल्स के साथ और का ऑपरेशन करवाया जाता है तो जो आंसर आता है वो a की वैल्यू के ही इक्वल है। मैंने आपको आसान सा लिख कर बता दिया है कि सिंपल से फॉल्स का मतलब है ज़ीरो, तो जब ज़ीरो किसी भी वैल्यूज़ के साथ ऐड का ऑपरेशन करेगा तो वो उसकी आइडेंटिटी को, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर ट्रू यानी कि 1 किसी भी वेरिएबल के साथ एंड का ऑपरेशन करेगा तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। देख लें एग्जांपल में a की वैल्यू है 0 और 1 और ट्रू की वैल्यू है 1 और 1। जब a की वैल्यू ट्रू की वैल्यू के साथ एंड का ऑपरेशन करता है यानी कि डॉट, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, 0। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू 1 है और वो एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है विद ट्रू वैल्यू यानी कि 1, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। यानी कि वही चीज़ कि अगर a की वैल्यू 0 है तो आंसर फिर भी 0, और अगर a की वैल्यू 1 है तो आंसर 1। यानी कि आंसर में वही वैल्यू आ रही हैं जो a की हैं, क्योंकि एंड के साथ जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ वो है 1। 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। ठीक है, इसको उसने क्या लिखा है, a एंड विद ट्रू। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आया, वेरिएबल a, यानी कि जो वैल्यू a की थी वही ही आंसर आया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है लॉजिकल एक्सप्रेशन। जब किसी स्टेटमेंट के दरमियान, किसी एक्सप्रेशन के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए जाएं किसी भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन के दरमियान तो वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। इसी तरीके से अगर रिलेशनल इस्तेमाल किए जाएँ तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन, और अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएं किसी भी एक्सप्रेशन के दरमियान तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर एंड और का एग्ज़ाम्पल दी गई है, और एक साइन भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक, जो एक साइड पे राइट साइड पे एल की तरह का नज़र आता है, और ये
डिस्प्ले करता है किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को। मज़ीद इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे आप किसी किस्म की डेफिनेशन बना सकते हैं, वो कुछ ऐसी होगी, कैन एक्सप्रेशन विद लॉजिकल ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर कॉल द लॉजिकल एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन। इन तमाम चीज़ों को बाय हैंड परफॉर्म की